एक और अहम मामले की बात करते हैं। हुकूमत सिंध ने 2.5 माह से ज्यादा अरसे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी है। लोकल बस सर्विस के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट भी आज से सड़कों पर नजर आएगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। चमकती दमकती आलमी शोहरत याफ्ता W11 हो या कराची की खटारा बस, अब सबके पहिए चलेंगे। 2.5 महीने से बेरोजगार बैठे ट्रांसपोर्टर्स घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। सीट बाय सीट गाड़ियां न चलाने पर रजामंदी के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह ने अंदरूने शहर बस सर्विस बहाल करने की इजाजत दे दी। इंशाल्लाह कल सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी। बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के, ऑनलाइन सर्विसेज में नाम नहीं लूंगा, इसमें सब सर्विसेज आ जाती हैं। साथ ही खबरदार किया कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों की पकड़ धकड़ होगी। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी गई है। आज मीटिंग इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को सबको बुलाया गया था और मीटिंग तफसीली इसलिए हुई कि एसओपीज पे इम्प्लीमेंट करवाना लाजमी है। हुकूमत सिंध ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट को भी मशरूत इजाजत देते हुए पाबंद किया है कि एसी चलेगा तो एक मुसाफिर को फासले से बिठाना होगा, बसूरत दीगर सीट बाय सीट इजाजत होगी। इसी तरह ऑनलाइन टैक्सी में 2 से ज्यादा अफराद नहीं बैठेंगे, सिर्फ इमरजेंसी में तीसरा मुसाफिर बिठाने की इजाजत होगी। संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध हुकूमत ने कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी तो 2.5 माह से बेरोजगार बैठे ट्रांसपोर्टर से रहा न गया, फौरन गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा दी। ट्रांसपोर्टर्स ने एसओपीज पर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। डबल ए की सदाएं लगाने वालों की बल्ले बल्ले हो गई। 2.5 माह बाद कराची की सड़कों पर मुसाफिर बसें चल पड़ी। मंजिल पर पहुंचने को बेताब शहरियों की परेशानी तो दूर हुई, रोजगार बहाल होने पर कंडक्टर्स और ड्राइवर्स ने भी सुख का सांस लिया। हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये निज़ाम चल जाए और हमारा रोजगार लगा रहे। खुश है, बस ठीक है, चल गया। रिक्शे के भारी किरायों से शहरियों की भी जान छूट जाएगी। बसें न चलने से इतनी परेशानी थी ना, इतने वसाइल थे कि 300-400 रुपया भर के हमें ड्यूटी जाना था, फिर 400 रुपया भर के वापस आना था। इतने में तो हम लोग खसारे में चले गए थे। हम तो सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला के ये आवाम के लिए आसानी पैदा की। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का यकीन दिलाया। मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हुकूमत सिंध को भी कामयाबी अदा की। हम अपने ड्राइवर कंडक्टर को मास्क और ग्लव्स, जो दस्ताने भी उर्दू में कहा जाता है, वो पहनाएंगे। सैनिटाइजर जो दवाई मलनी होती है हाथों पे, वो मलेंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे से 50,000 घरानों का रोजगार वाबस्ता है। उम्मीद है कि मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स भी एसओपीज का ख्याल रखेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हुकूमत ने हर पाकिस्तानी शहरी पर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया है। कोरोना वायरस से लाहौर में 15 से 20 लाख अफराद के मुतासर होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में इंकशाफ। कहते हैं 50 साल से जायद उम्र के लोगों की जानों को खतरा है। बुजुर्ग अफराद लाजमी मास्क पहने। अगर एक की तशखीस होती है तो 10 या 20 उसके अलावा माशरे में हैं जिनके सिम्टम्स नहीं डेवलप हुए। रिसर्च का जिक्र आया जो पंजाब ने की, जिसमें उन्होंने सैंपल और स्मार्ट टेस्टिंग की। 15 मई की ये दस्तखत शुदा रिपोर्ट है, तो इसका मतलब ये 10 मई को मुकम्मल हुई होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 मई को 6,70,000 उनका तखमीना था, प्लस माइनस 50,000 कर लीजिए, और इसकी डबलिंग रेट 15 दिन है तकरीबन। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त लाहौर में इस बात का इम्कान है कि 15-20 लाख लोग एक्सपोज हों। एक तरफ एक कैफियत है ख़तरे की जिसकी मैं आपसे घंटी बजाऊंगा और आप भी बजा ही रहे हैं मुसलसल। अमवात रिकॉर्डेड हैं, इसका मतलब ये कि इसका शरह अमवात पाकिस्तान में 0.03 है।
और बुजुर्ग क्योंकि खतरा ज़्यादा है, उनको जान का खतरा ज़्यादा है, तो लिहाजा बुजुर्गों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि SOPs फॉलो करें। हुकूमत ने एक अच्छी बात ये कर दी अब कि सब लोगों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस में मास्क का पहनना कंपलसरी कर दिया। और मुझे नहीं मालूम नदीम मलिक साहब कि ये 2 महीने चलेगा क्राइसिस, 3 महीने चलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि साल भर चले। हमें रहना पड़ेगा कोविड को मद्देनजर रखते हुए अपने ज़िंदगी के मामूलात को शुरू करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर कानून ही भूल गए। राना सनाउल्लाह का अपने लीडर का अनोखा दिफा। कहते हैं मालिकान अगर मुलाजिम के अकाउंट में पैसे मंगवाएं तो किस कानून के तहत ये जुर्म है। शहजाद अकबर से पूछा जाए कि वो किस जुर्म के तहत कार्रवाई करेंगे। राना सनाउल्लाह से बयान पर समा ने वजाहत मांगी तो वो बैक फुट पर चले गए। पहले कुछ और कहा मगर अब कहते हैं ये मामला नैब एक्ट के तहत नहीं आता, बैंकिंग एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये कोई नैब का ऑफेंस नहीं है। अगर ये है तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है कोई बैंकिंग एक्ट के तहत हो सकता है या कोई इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो सकता है। जो जहाँ तक मुझे समझ है, डिस्क्लोजर तो वो होता है कि जो आपके नाम पे हो, लेकिन अगर आपके नाम पे नहीं है तो वो फिर बेनामी के जुमरे में आएगा। वो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो है वो अकाउंट जो है वो बेनामी के तौर पे आप जो है वो उसको यूज कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद में आपको पता है कि कारोबारी लोगों का शहर है। सूतर मंडी वहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे मैं आपको इस तरह के जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 3000 अकाउंट जो है ना वो मैं आपको दे सकता हूँ। TTs जिसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो कहते हैं, जो ये बहुत बड़ा केस बनाया हुआ है शहजाद अकबर साहब ने, या ये किसी मुलाजिम के नाम पे अकाउंट खुलवा देना और उसके पैसे जमा करवाना निकलवा लेना, ये एक अनरेगुलेटेड बिजनेस प्रैक्टिस है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, राना सनाउल्लाह ये क्या कह रहे हैं कि ये इतना आसान है कि आप अपने पैसे मुलाजिम के नाम पर मंगवाएं और उसे इस्तेमाल कर लें और ये कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है? लेकिन जी वो जिस तनाजुर में उस वक्त बात हो रही थी, पहले बहस उन्होंने की, उसमें कहा कि कोई कानून लागू ही नहीं होता। फिर बाद में उन्होंने 2 कवानीन जो है उनके बारे में मान भी दिया। फिर खुद ही एक डेफिनेशन भी दे दी बेनामी की, कि बेनामीदार अगर कोई हो तो उसको फिर उस पर इसका इतलाक होता है। और वो कहते हैं कि नैब के कानून में ये नहीं आता। देखें, बात पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की हो रही थी। मैं उनको सिर्फ ये याद दिला देना चाहता हूँ कि 9A5 एक सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस की, जिसमें के करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो है वो उसको डिफाइन किया गया है। उसमें अगर आपके असासे आपके डिपेंडेंट्स में किसी के नाम हो, आपके स्पाउस के नाम पे हो, आपकी औलाद के नाम पे हो या बेनामीदार के नाम पे हो, तो फिर भी आपका वो एक ऑफेंस बनता है। और फिर बेनामीदार की उन्होंने डेफिनेशन जो है वो उसी कानून की जो सेक्शन 5DA है उसमें दी हुई है। और ये कहा कि कोई ऐसा शख्स जो बनावटी तौर पे कोई वो असासे रखता हो और वो उसके अपने असासे ना हो, बल्कि वो जो एक्यूज है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो असासे उसके हों और वो उन असासों का फायदा भी वो उठा रहा हो, तो वो फिर वो बेनामीदार वो शख्स कहलाता है और बेनामीदार का मामला वहां पे आगे आ जाता है। इसलिए ये तो उनका कहना दुरुस्त नहीं है कि नैब के नाम। फिर दूसरा ये है कि जो बैंक अकाउंट है ये कोई कैश बॉक्स नहीं है, ये कैश बैग नहीं है कि जी आपके मुलाजिम ने पैसे उसमें रखे किसी से लेके और आपको आके दे दिए। बैंक अकाउंट जो है वो एक एसेट होता है और उसमें आप जिम्मेदार होते हैं ये बताने के। कानून के आगे बंद बांधना तो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इससे तो करप्शन की राह मजीद हमवार हो जाएगी। जी ये बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का जो उन्वान है उसमें इसको एक जुर्म करार दिया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट के आप जिम्मेदार होते हैं, रकम कहाँ से आई, कितनी आई, कहाँ गई, किसने खर्च किया। और फिर आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग के यूजर हैं तो आपको पता होगा कि आप जिस वक्त आप किसी को कोई रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप तो दे रहे हैं ना जी किसी को, तो वहां पे आपको पर्पस लिखना पड़ता है। अगर आप पर्पस वहां पे नहीं लिखते तो आपकी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो क्यों किया जाता था, बेनामीदार वाला मामला या किसी दूसरे के खाते में रख के रकम जो है वो क्यों छुपाई जाती थी। ये इसीलिए था
कि वो कोई ना कोई उसके पीछे करप्शन का मामला होता है, टैक्सेशन बचाना होता है या अपने एसेट्स को छुपाना होता है। फिर एक बात और मैं बताऊं, वो एक चीज का जिक्र करना भूल गया, पब्लिक ऑफिस होल्डर के जिम्मे में ये भी है कि उसने अपने सारे असासे डिक्लेयर करने होते हैं। और ये अगर आप असासे छुपाते हैं, कोई बैंक अकाउंट छुपाते हैं, कोई रकम आप छुपाते हैं, तो आपने गोया एक तरह से असासे छुपाने का जुर्म किया, जिसके बिल्कुल आप जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं। खालिद साहब, बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बजट 2020-21 में नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम सख्त करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। बेनामी दारों, टैक्स चोरों, बड़ी ट्रांजैक्शंस की छानबीन का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा। देखिए, नए बजट के जरिए आइंदा माली साल टैक्स मशीनरी जो है, जो इंतजामी उमूर हैं, जो इकदाम हैं, उसको बेहतर बनाकर टैक्स वसूलियां बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसके लिए नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम सख्त किए जाएंगे। बेनामीदारों, टैक्स चोरों, बड़ी ट्रांजैक्शन रखने वालों की छानबीन की जाएगी और साथ साथ जो बैरून मुल्क तवातुर से सफर करते हैं या नई गाड़ियां खरीदते हैं, उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इस मकसद के लिए FBR हेडक्वार्टर्स में एक टैक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया गया है, जो इस तमाम तरह डाटा की जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, छानबीन करेगा। उसके बाद खुद का निज़ाम के जरिए नोटिस जारी किए जाएंगे और फील्ड फॉर्मेशन से हासिल जो डाटा है उसकी मदद से जांच पड़ताल की जाएगी। तो इससे हुकूमत का ये ख्याल है कि अगले साल जो 5.1 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा जा रहा है टैक्स का, FBR का, उसको हासिल करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ठीक, शकील आपका बेहद शुक्रिया। बात करते हैं अपोजिशन लीडर की, जिन्होंने नैब की टीम को घुमा के रख दिया। आमदन से ज्यादा सास और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम पेशी पर नैब की टीम अपोजिशन लीडर की रिहाइश का पहुंची, मगर शहबाज शरीफ हाथ ना आए। टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। दोपहर का वक्त था। नैब की गाड़ियां मॉडल टाउन में दाखिल हुईं। उनका रुख था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर की तरफ। पुलिस की भारी नफरी भी साथ थी। नैब ने शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए तलब किया था, वो ना आए तो टीम गिरफ्तारी के लिए खुद चली आई। मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी समेत कई लीगी रहनुमा और कारकुन भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंच गए। नैब की टीम को काफी इंतजार के बाद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह में दाखिल होने दिया गया, मगर वहां शहबाज शरीफ ना थे। उज़मा बुखारी ने कह दिया था कि शहबाज शरीफ घर पर ही नहीं है। अता तारर बोले, हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। 700 वाले केस जिसमें ये गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, इस केस के हवाले से पूछताछ भी की गई और इसकी बाकायदा इंक्वायरी का भी आगाज किया गया। 133 दिन वो कैद में रहे, फिर बेल पर बाहर आए। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एक केस में एक शख्स की दोबारा गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? नैब की टीम अंदर पूछगछ करती रही और बाहर लीगी कारकुन एहतजाज करते रहे। कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। शहबाज शरीफ रूपोश हो गए या वाकई घर पर नहीं थे? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? नैब को कुछ मालूम ना हो सका। बहुत देर तक शहबाज शरीफ के घर में रहने के बाद नैब टीम खाली हाथ रवाना हो गई। तो सवाल यही है कि शहबाज शरीफ आखिर कहां हैं? किसी को कुछ मालूम नहीं है। जरा ये बता रहे हैं कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी लीगी रहनुमा के घर पर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की कोशिश है कि आज हाई कोर्ट में पेशी से पहले नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार ना कर सके, जबकि नैब की कोशिश है कि साबिक वजीर आला पंजाब अदालत पेशी से पहले उनके हाथ आ जाएं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया। रियाज, दोनों जानिब से भरपूर कोशिश हो रही है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नैब की टीम जो है वो मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और उसके बाद से शहर भर में जो है वो मुतज़ाद इतलात जो हैं वो गर्दिश करती रही हैं। कुछ जो है वो ज़राए का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने करीबी दोस्त के पास जो है वो ठहरे हुए हैं, जहाँ जिसका जो है वो नैब को इल्म नहीं है। बाज़ ज़राए का ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून के बाअसर रहनुमाओं के घर में ठहरे हुए हैं, जबकि बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि वो मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अदालत के कुर्बो जवार में अपने किसी ऐसे दोस्त के पास ठहरे हुए हैं जो उनका घर बिल्कुल अदालत के करीब है, ताकि जो ही वो अदालत में पेशी के लिए आएँ तो उन्हें कोई टाइम ना लगे, वो जल्दी से अदालत के कमरे में पहुंच जाएं। यही वजह है कि दूसरी तरफ नैब की जो टीमें हैं वो इस वक्त
पूरी तरह कोशिश कर रही हैं कि उन्हें जो है वो अदालत में पेश होने से पहले गिरफ्तार किया जा सके। अगर वो अदालत में पेश हो जाते हैं और अदालत उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर लेती है तो फिर ये तवक्को की जा रही है कि जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो नैब में भी पेश होंगे। अगर उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर नहीं होती तो फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि नैब की टीम चूँकि कमरा अदालत के बाहर मौजूद होगी, जो ही वो बाहर निकलेंगे तो वहीं से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी ठीक, रियाज आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोशिश पर मतवालों ने चेयरमैन नैब के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन नैब को तड़ी लगा दी। कहा, लीगी सदर को गिरफ्तार किया तो अवाम वजीर आजम की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला जाएंगे। सवाल उठाया कि चीनी स्कैंडल में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी, जिसने पाकिस्तान की अवाम की चीनी चोरी की है। जुर्रत है नैब चेयरमैन के अंदर। मैं चैलेंज करती हूँ नैब चेयरमैन को, अगर किसी किस्म का कानून नाफिज है इस वक्त मुल्क के अंदर तो करें गिरफ्तार इमरान खान को, करें गिरफ्तार चीनी चोर बुजदार वजीर आला को। आप लोगों के घरों की तलाशी लेते हैं, क्यों शहबाज शरीफ साहब भाग गए थे या शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए थे? चीनी चोरी रिपोर्ट नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? कोई हिकमत अमली नालायक नाअहल और चोर वजीर आजम के पास मौजूद नहीं। इतना नैब की यहाँ कार्रवाई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कराए के टट्टू जो आप लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, जो ब्रीफ केस लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं, वो कराए के तर्जुमान लोटे और टट्टू, जिनकी हर मिनट वफादारी बदलती है। आज आपने उनको लगाया हुआ है सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए। दूसरी जानिब नून लीग के कायद के खिलाफ पीटीआई रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि शहबाज शरीफ भागने के बजाय कानून का सामना करें। फैयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल ने भी खूब लफ्जी वार किए। कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीके जुर्म ना बने। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मतवाले रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में वफाकी वजीर ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो भागने के बजाय मुकदमात का सामना करें, क्योंकि नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि एहतिसाब इदारों की कार्रवाई के वक्त मुस्लिम लीग को सर्कस याद आ जाता है। सर्कस तब लगी थी जब हमजा शहबाज जो है वो लोगों से भत्ता लेते थे ये कहकर कि ये पार्टी फंड है, लेकिन अपने जाती अकाउंट में जमा कराते थे। तो आप सर्कस मत बचाइए, नैब एक आजाद अदारा है, उसको अपना काम करने दीजिए। फयाजुल हसन चौहान भी शहबाज शरीफ पर खूब गरजे बरसे। इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना वायरस का क्वारंटाइन पीरियड है 14 दिन। इन्होंने 1400 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड लिया हुआ है। कोरोना वायरस की वबा ने शहबाज शरीफ साहब को कम से कम बेनकाब कर दिया और मैंने इनका नाम डाला था बुज़दिल आला, हकीकतन साबित हो गया और आज का दिन तो मोहर लग गई मेरे इस इल्जाम और मेरे इस लक़ब के ऊपर। फयाजुल हसन चौहान ने वाजे कर दिया कि इदारे खुद मुख्तार हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। जबकि शेख रशीद गुज़श्ता महीनों में कई बार शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का दावा कर चुके हैं। उनका कहना था कि ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा था, आपको याद करवा देते हैं। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। शहबाज शरीफ को कागजात लाने की इजाजत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मेरा दोस्त खतरे में है। 31 जुलाई से पहले बहुत सारी गिरफ्तारियां हो सकती। कोई मशवरा नहीं दूंगा, पेश हो। वो कह रहा है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, सॉफ्टवेयर बदलने का अब टाइम नहीं। लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम की आमद के मौके पर लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर ने भरपूर नारेबाजी की। धक्का लगने या चक्कर आने पर गिर गए, कारकुनान ने पानी पिलाया। ख्वाजा इमरान नजीर का ये जोशो जज्बा पहली बार नहीं देखा गया, मरियम नवाज की तकरीर के दौरान भी नजर आया था। लीगी रहनुमा इमरान नजीर का जोशो जज्बा।
शहबाज शरीफ के घर के बाहर नैब के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। धक्का बेल में चकरा कर गिर पड़े। सांस फूली दिखाई दी, कारकुनों ने पानी पिलाया। ख्वाजा इमरान नजीर का ये जोश पहले भी नजर आ चुका है। मोहब्बत करने वालियां मरियम नवाज की तकरीर के दौरान तो उनका जज्बा दीदनी होता था। हर जगह मरियम नवाज नजर आ रही है। मरियम नवाज के हर लफ्ज पर वालेहाना तालियां बजाते नजर आते थे। बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करते थे। दास्तान सुना रही है। मरियम नवाज के चेहरे पर नागवारी के तासुरात भी उन्हें रोक नहीं पाए थे। अपनी धुन में मगन ख्वाजा साहब क़यादत से वफादारी का भरपूर मुजाहिरा करते रहे। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।